हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। और ये वीडियो है आपके सेट 3 केमिस्ट्री पेपर सीबीएसई केमिस्ट्री पेपर सेट 3 के लिए। सेक्शन डी और ई जो रह गया था उसके ही आंसर्स आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये छोटा सा क्लिप पहले मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वीडियो में हो सकता है मैंने कहीं कहीं सेट 2 यूज़ किया हो वर्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सेट 2 पर बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सेट 3 का ये वीडियो है। सेट 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, वो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन डी और सेक्शन ई रह गया था हमारा, तो सेक्शन डी एंड ई के क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सेट जो है ये हमारा 56/7/3, तो सेट 3 है। प्लीज़ 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 जहाँ भी मैंने सेट 2 बोला हो उसको आप सेट 3 मान लीजिएगा प्लीज़। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सेक्शन डी है ना, ये क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस पर। तो आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, दैट इज़ ऑन सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके कुछ सेंटेंसेस हैं और इन्हीं पर बेस्ड, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, मैं सीधा क्वेश्चंस पर आती हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी एक्सप्लेन वाई ये टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम ऑक्सीडेशन स्टेटस 3 क्लोराइड कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, मतलब TiH2O 6 टाइम Cl3 कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है। आपको उसका रीज़न देना है। और आगे वो बोल रहे हैं कि व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गिव रीज़न देना है, क्या होगा उसके पीछे, क्यों हो रहा है, ये भी बताना है। और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर उन्होंने दिया हुआ था, दैट इज़ 22। तो देखिए बेटा, जो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, टाइटेनियम का ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये कलर्ड होता है। और कलर्ड होने के पीछे जो रीज़न है, आपको रीज़न देना है वाई इट इज़ कलर्ड, है ना। तो एक्चुअली इन दिस कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम, इन दिस कॉम्प्लेक्स Ti, this is for question number 29 section D. So in the complex titanium H2O का 6 time and Cl3, in this complex titanium has +3 oxidation state, राइट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 3 है इसका, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, एटॉमिक नंबर 22 है। तो इस हिसाब से टाइटेनियम +3 स्टेट में, 3+ स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D1 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो ड्यू टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल, देयर इज dd ट्रांजिशन। तो आपको रीज़न लिखना था ड्यू टू dd ट्रांजिशन, the electron which is present in T2g orbital, है ना, get shifted into Eg orbital, and so it becomes T2g0 Eg1, ठीक है। and that's why during the shifting, during this dd transition, electron absorb green yellow radiation and becomes purple in color. So due to the absorption of energy, particular light की energy absorb करता है, and that's why the complex appears purple in color, ठीक है। तो ये रीज़न था। देखिए जहाँ भी कलर का बात आए ना, आपको dd ट्रांजिशन बताना है, बट उसके लिए आपके d ऑर्बिटल को पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तो टाइटेनियम +3 में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3D1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है, T2g ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये शिफ्ट होता है Eg में, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है T2g0 Eg1। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, इट एब्जॉर्ब येलो ग्रीन कलर लाइट एंड इम्पार्ट पर्पल कलर टू द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका कि व्हाट हैपन ऑन हीटिंग द कॉम्प्लेक्स, तो जैसे आप हीट करोगे ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे। सो ऑन हीटिंग, जो अगला पार्ट है, ऑन हीटिंग कॉम्प्लेक्स बिकम्स कलरलेस। वाई, तो आपको रीज़न देना है वाई कलरलेस। सो ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which are present as ligands। तो लिगैंड्स हटा दोगे तो ये जो dd ट्रांजिशन है ना, ये नहीं हो पाएगा। जो स्प्लिटिंग है वो नहीं होगी, dd ट्रांजिशन नहीं होगा, और dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कलरलेस हो जाएगा।
So on heating, complex becomes colorless because water molecules remove, that's why, which is present as a ligand, and due to the removal of water molecules, the crystal field splitting does not takes place. और स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा. सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर ए. नाउ द क्वेश्चन नंबर बी. बी में जो फर्स्ट दिया हुआ है ना चॉइस है इसमें, तो वो कह रहे हैं बी वाले सेक्शन में व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. आपको डिफाइन करना था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को. तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रही हूँ मैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड्स द डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन और एटम splits into two sets of orbitals, है ना. ऑर्बिटल के दो सेट्स में वो स्प्लिट हो जाते हैं और उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने यहाँ ऊपर नाम दिया हुआ है T2G एंड EG ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं. एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज़्यादा होती है. सो द एनर्जी डिफरेंस between these two sets of orbitals is called crystal field splitting energy. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. और जनरली इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से, वेयर ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, बट जनरली इसी साइन से हम इसको डिनोट करते हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. अब यदि ये क्वेश्चन आपने नहीं करना था तो चॉइस में दूसरा दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं. तो चलो देख लेते हैं. बी और में जो आपको चॉइस दी गई थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के, वो थी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, पी से डिनोट किया है. हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड अ वीक फील्ड लिगैंड. मतलब इन दोनों एनर्जी के कंपैरिजन से आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना. हम सभी ने पढ़ा है कि ये रिलेशनशिप में पढ़ा हुआ है कि इफ स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, है ना. स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, तो जो लिगैंड्स होते हैं वो होते हैं वीक फील्ड लिगैंड, है ना. स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं हो पाई है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, डेफिनेटली वीक फील्ड लिगैंड होगा. और यदि वीक फील्ड लिगैंड होगा ना तो ये बनाएगा हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. इस कंडीशन में हमेशा बनते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. तो पहला क्या पता चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा ओ एंड पी मीन्स स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, कि पेयरिंग एनर्जी वीक फील्ड लिगैंड्स के लिए जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी. और सेकेंड, इफ डेल्टा ओ इज मोर देन पी, है ना, स्प्लिटिंग ज़्यादा है. स्प्लिटिंग कब ज़्यादा होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स होंगे. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आर देयर and they will always form low spin complex, है ना. So this is the answer for your question कि on the basis of splitting energy and pairing energy how can you differentiate. So ये है कि if splitting energy is less than P, ligand will be weak field, and if it is more than pairing energy, ligand will be strong field ligand. ठीक है. Now the next part, C section, मतलब इन दोनों में से कोई एक करना था आपको. नाउ द सी पार्ट, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व्ड. जनरली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. वो पूछ रहे हैं कि वाई.
तो बेटा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सी का आंसर बता रही हूँ मैं, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ना वो लेस होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो दैट्स वाई, इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अप टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। देखो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो जो भी लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे बाकी का इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अपर एनर्जी ऑर्बिटल्स में हो जाएगी, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में हो जाएगी। और यदि हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे हमेशा ये बनेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन विल मूव अप इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में मूव कर जाएंगे देन इट इज, दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो रीज़न ये था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली हाई स्पिन, mostly you can say mostly high spin, that's why low spin complexes are rarely observed। ठीक है, now the question number 30 और क्वेश्चन नंबर 30 अगेन केस स्टडी बेस्ड ये सेक्शन है, क्वेश्चन है और अमाइन से रिलेटेड ये पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है। तो पैराग्राफ आपने बेसिक नेचर के बारे में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने बात किया हुआ है। तो चलिए इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका नॉलेज भी काम आएगा। तो सीधा क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चंस आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फर्स्ट पार्ट है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्जन पूछा हुआ है उन्होंने, इथेनॉइक एसिड टू मिथेनामाइन। इथेनॉइक एसिड को मतलब एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना था CH3NH2 में। तो चलिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, केवल इक्वेशंस देनी थी आपको। तो फर्स्ट दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ये आंसर है ए पार्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉइक एसिड टू मिथेनामाइन। मतलब आपके पास है CH3COOH और इसको आपको कन्वर्ट करना है CH3NH2 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 स्टेप्स में होने वाला कन्वर्जन, 3 स्टेप्स में बोल सकते हो होने वाला कन्वर्जन है। सबसे पहले CH3COOH का हम रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ में। और जब आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे एसिड क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर SO2 गैस माइनस होगी, HCl माइनस होगा, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बना CH3COCl एसिड क्लोराइड। अब रिएक्शन करवाइए NH3 का, है ना। NH2 ग्रुप लाना है क्योंकि आपको NH3 का रिएक्शन कराइए, यहाँ पर हटाइए एक HCl और अब आप जोड़ दीजिए एमाइड बना दो CH3CONH2। और अब तो आपको मालूम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पड़ी हुई है जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे Br2NKOH का। तो Br2NKOH के साथ में जो एमाइड्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अमाइंस। सो दिस इज योर प्रोडक्ट विच इज डिजायर्ड, है ना। तो ये कन्वर्जन ऐसे होगा, किया था ऐसी कन्वर्जन, ऐसे ही लिखा था, चेक कर लीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट कन्वर्जन एंड द सेकेंड कन्वर्जन देख लेते हैं। अब सेकेंड कन्वर्जन क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब साइनाइड दिया हुआ है आपको, कन्वर्टेड टू एमिनोप्रोपेन, है ना। NH2 ग्रुप में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास है प्रोपेन नाइट्राइल इज कन्वर्टेड इनटू 1
एमिनो प्रोपेन। कैसे बनाएंगे? प्रोपेन नाइट्राइल क्या है? CH3 CH2 CN, इट इज़ प्रोपेन नाइट्राइल। किस में कन्वर्ट करना है आपको? CH3 CH2 CH2 एमिनो ग्रुप मतलब NH2 में कन्वर्ट करना है। एमाइंस बनाने का ये मेथड है। तो चलिए कैसे बनाएंगे? रिडक्शन करवा दो सीधा। साइनाइड्स का रिडक्शन करवा सकते हैं हम। कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। सो CH3 CH2 CN रिडक्शन कराया हमने H, ओके। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो आप इस रिडक्शन के लिए, या फिर कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन करवा सकते हो PTNI PD की प्रेजेंस में। तो यू विल गेट हाइड्रोजिनेशन करवाया अपन ने CH3 CH2 CH2 NH2। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए, 2 यहाँ दिए, टोटल हमको लगे 4 हाइड्रोजन। तो ये हमारा बन गया 1 एमिनो प्रोपेन या प्रोपेनामाइन। ठीक है। सो दिस इज द कन्वर्जन, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कन्वर्जन। एंड नाउ द B क्वेश्चन, व्हाई इज pKb वैल्यू ऑफ एनिलिन इज मोर देन मिथाइल एमाइन? pKb वैल्यू पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो pKb वैल्यूज क्या बताता है? ये बेसिक नेचर को बताता है। इट इंडिकेट द बेसिक नेचर। ठीक है। pKb का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, हायर द वैल्यू वीकर द बेस, या लेस बेसिक नेचर। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जो pKb वैल्यू है एनिलिन की वो मिथाइल एमाइन से ज़्यादा है। मतलब आपका जो एनिलिन है, ये एनिलिन है आपका C6H5NH2, इसका pKb वैल्यू ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन मीन्स CH3NH2। pKb वैल्यू इसका ज़्यादा है। pKb वैल्यू इज़ मोर देन pKb वैल्यू ऑफ CH3NH2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो है ना एनिलिन, ये वीकर बेस है एज़ कंपेयर टू मिथाइल एमाइन। कंपैरिजन करना है आपको बेसिक नेचर का। अब क्यों है ये, मतलब वीकर बेस क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न है। जो भी बेसिक नेचर है ना आपके एमाइंस का, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन आइटम। कितना अवेलेबल है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन आइटम? सो इन केस ऑफ एनिलिन, है ना, इन केस ऑफ एनिलिन ड्यू टू resonance the electron density on nitrogen atom is less या decreases, and as a result it acts as a weaker base. That's why its pKb value is more, है ना। रेजोनेंस के कारण क्या होता है? ये जो बेंजीन रिंग है, ये इसका क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा काम करती है, इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, एंड दैट्स वाई नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दैट्स वाई इसका बेसिक नेचर कम होता है। अब इन केस ऑफ CH3NH2 CH3NH2, है ना। एक तो इसके साथ ये है कि रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस एब्सेंट है। और दूसरा क्या है, जो एल्काइल ग्रुप जो CH3 है, इट हैज़ प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण क्या होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ खसक जाते हैं। तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम कैसी हो जाती है? इंक्रीजेस, and that's why it is stronger base, right? So this is the answer. इस शॉर्ट में लिखना था, बट हाँ मैं समझाती हूँ इसलिए थोड़ा सा मेरे आंसर्स डिटेल हो जाते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में भी आएँ कि क्यों ये आंसर हमको लिखना था। तो आपको आंसर बहुत शॉर्ट में लिखनी थी चीज़ें,
ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फर्स्ट पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना था। प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है एंड टर्शियरी अमाइन है। तो देखिए बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर यदि हम लिखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे लेस बेसिक है, तो 3 डिग्री अमाइंस आर लीस्ट बेसिक। इसके बाद नंबर आता है 1 डिग्री अमाइंस का, और इससे सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो होगा 2 डिग्री अमाइन, है ना। तो अब उस हिसाब से फार्मूलाज देख लीजिए। सबसे पहले नंबर आएगा जो सबसे कम बेसिक है, दैट इज़ CH3 होल थ्राइस N। इसके बाद आएगा प्राइमरी अमाइन, इसका नंबर आएगा दैट इज़ CH3NH2। देखिए जो ऑर्डर पूछा है ना उसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे, और हाईएस्ट बेसिक नेचर होगा आपका 2 डिग्री अमाइन का। सो दिस इज़ द सीक्वेंस, दिस इज़ द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। नाउ इसके और में यदि आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये वाला अटेम्प्ट किया होगा। ए और बी आपको बताना था इसमें क्या है। तो ये है सी पार्ट का सेकेंड और वाला क्वेश्चन है ये। तो यू हैव टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। क्या है यहाँ पर ए एंड बी? C6H5NO2 FeNCl3 का हम रिएक्शन करा रहे हैं। बेटा ये करेगा रिडक्शन ना, हम करवा रहे हैं रिडक्शन इसकी हेल्प से। तो आपको इससे मिलेगा एमाइंस बनाने का ये प्रिपरेशन मेथड है, बेंजीनामाइन बनता है इससे, C6H5NH2। साथ में क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, है ना यहाँ पर। और तो ये बन गया आपका ए। अब स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बना दोगे? दिस इज C6H5NH2, ये हो गया ए। नाउ फर्दर क्या किया इन्होंने, इसके बाद में HNO2 का रिएक्शन करा दिया 273 केल्विन पर। तो लो टेम्परेचर पर जब आप नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराओगे अमाइन से, बेंजीनामाइन से, आपको बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट मिलता है C6H5N2Cl, है ना। दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, यू विल गेट दिस। सो यस, स्ट्रक्चर बात करें तो दिस इज C6H5N2 and double bond and single bond Cl having negative charge, नाइट्रोजन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट हमको यहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज ए। ठीक है। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 31 ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O कैन शो वेरियस प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर। ड्रॉ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर इफ इट, है ना। ये 3 कंडीशंस उन्होंने दिए, इन तीनों के लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने C5H10O लेना है। तो पहला कंडीशन उन्होंने दिया है कि इट शोज़ कैनिज़ारो रिएक्शन, मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। सेकेंड, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब टॉलेंस टेस्ट देता है, और जिसके पास एक चिरल कार्बन भी है। और थर्ड कंडीशन है कि इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इन 3 कंडीशंस के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हुए आपको स्ट्रक्चरल फार्मूलाज देने हैं। पहला हम बात करते हैं सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 31 ए आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X जिसका फॉर्मूला है C5H10O। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है? इट शोज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। शोज़ मतलब ये कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब आपको मालूम है जो कैनिज़ारो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है, और ऐसे एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके एक ऐसा एल्डिहाइड बनाना है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं हो। तो चलिए बनाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर। फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे अपन, C5H10O। तो चलिए ये मैंने बनाया CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3,
और इस कार्बन से जोड़ दीजिए एल्डिहाइड। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड विच गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें ये कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन है, इसके पास देखिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो इट विल गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। प्रोपेनल है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, नाम क्या आएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। ये वो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल तो नहीं देगा लेकिन ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। दिस इज़ फॉर फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं वो, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड हैज़ अ चिरल कार्बन, एक चिरल कार्बन भी इसके अंदर होना चाहिए। तो चलिए सेकेंड टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, ये टॉलेंस टेस्ट देगा और साथ में क्या है चिरल कार्बन भी है, प्लस चिरल कार्बन भी होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज CH3 CH2, ये मैंने बनाया CH, एक ब्रांच में डाल दीजिए CH3, और ये मैंने बनाया CHO। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथाइल, इट इज़ 2-मिथाइल ब्यूटेनल। ये जो 2-मिथाइल ब्यूटेनल है ना, ये टॉलेंस टेस्ट भी देगा और इसमें ये जो कार्बन है ये चिरल कार्बन है। देखिए इस तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप, इस तरफ CHO और इस तरफ एक तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो इट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड क्या बोल रहे हैं, गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब आयोडोफॉर्म, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म के लिए क्या कंडीशन है बेटा, CH3CO ग्रुप होना चाहिए उसमें। तो चलिए बनाते हैं थर्ड कंडीशन में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सबसे पहले तो यही बनाते थे CH3CO, और अब बाकी का पार्ट लिख देते हैं CH2 1 2 3 4 5। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C5H10O विच गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और नाम देख लेते हैं इसका, तो नाम आएगा 1 2 3 4 5, इट इज़ पेंटेन 2, कीटोन है इसलिए ऑन। सेकेंड कार्बन कीटोन के फॉर्म में है, सो इट इज़ पेंटेनॉन या पेंटेन 2 ऑन। सो दीज आर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31A पार्ट। एंड नाउ द 31A का जो सेकेंड पार्ट है, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। आपको केमिकल इक्वेशन देना था, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन उन्होंने पूछा हुआ है। तो चलिए फर्स्ट अपन लिखते हैं 31A का सेकेंड पार्ट का ये आंसर है। फर्स्ट हमने लिखना है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो आपको मालूम है क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड से एल्केन्स बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। तो कॉमन यदि इक्वेशन लिखें तो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड वेदर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस्ड, और आपने यहाँ जो कैटलिस्ट लेना है जिंक अमलगम लेना है विथ HCl, you will get CH2 plus H2O. So how many required? 4H are required. So these are the alkenes. This is the alkene and it is carbonyl compound. It may be aldehyde, है ना। आप एक जगह R और एक जगह H लिख दीजिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और यदि दोनों जगह R लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये कीटोन बन जाएगा। So on reduction, aldehyde और कीटोन gives alkane in क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला हुआ है इटार्ड रिएक्शन। नाउ द इटार्ड रिएक्शन। देखिए इटार्ड रिएक्शन जो है वो बेंजाल्डिहाइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। टोलुइन से हम बेंजाल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। सो टोलुइन, सो फ्रॉम टोलुइन वी कैन मेक द बेंजाल्डिहाइड। टोलुइन का रिएक्शन हम कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से। सो इट इज़ CrO2Cl2 से रिएक्शन करवाया। इन दी प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट हम लेंगे CS2, और सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा और
इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से हमको मिलता है, ब्राउन कलर का ये कंपाउंड बनता है और इसी के वाटर के साथ रिएक्शन से आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड। सो इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। Okay, so this is the reaction for Itard reaction. Sorry, this is the equation for Itard reaction. अब देखिए इसी के और में बी पार्ट दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ मिथेनल। ठीक, सो मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ मिथेनल का हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। देखिए बेटा, मिथेनल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का हेमीएसिटल आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ये ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, जब आप इसका रिएक्शन कराओगे ना मिथेनॉल के साथ में, आपको हेमीएसिटल ऑफ मिथेनल मिलेगा। सो कार्बन हैविंग OH बॉन्ड एंड हैविंग ईथर, ठीक है। यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे हेमीएसिटल का कि एक ऐसा कार्बन, एक ही कार्बन से OH ग्रुप भी अटैच होता है और ईथर ग्रुप भी अटैच होता है। सो इट इज़ हेमीएसिटल ऑफ मिथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड, however only one is involved in the formation of सेमी कार्बाजोन्स, गिव रीज़न, है ना। हमारा जो सेमी कार्बाजाइड होता है उसके पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं। तो सेमी कार्बाजाइड पहले एक अपन बना लें। सो इट इज़ NH2 सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH एंड सिंगल बॉन्ड NH2, है ना। ये एक NH2 ग्रुप है, ये एक NH2 ग्रुप है। इट इज़ योर सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, है ना। तो ये हमने बनाया सेमी कार्बाजाइड। 2 NH2 ग्रुप होते हुए भी एक ही NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होता है सेमी कार्बाजोन बनाने में। तो रीज़न ये है बेटा कि द 1 NH2 ग्रुप विच इज़ अटैच टू CO, कार्बोनाइल कार्बन, है ना। इस कार्बोनाइल कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना। इस CO ग्रुप, ये जो CO ग्रुप है इसके कारण रेजोनेंस आता है और इस पर अवेलेबल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस के कारण, सॉरी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब एक NH2 ग्रुप विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बोनाइल कार्बन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड दैट्स वाई इट बिकम्स लेस रिएक्टिव। इट इज़ इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एंड दैट्स वाई इट इज़ लेस reactive, so it do not participate in carbazones formation, whereas the other NH2 group which is bonded to NH, है ना, it is reactive and it react with aldehyde CHO or ketones, aldehydes or ketones to form semi carbazones, कार्बाजोन्स, ठीक है। आंसर आया समझ में। तो ये लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि एक ही NH2 ग्रुप रिएक्टिव होता है जो कि NH से बॉन्डेड होता है और यही पार्टिसिपेट करता है विथ एल्डिहाइड और कीटोन्स टू फॉर्म सेमी कार्बाजोन्स। देखो अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अल्कोहल को ब्यूटेनल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या है ये थर्ड क्वेश्चन, 31B का थर्ड का आंसर है, आपको लेना है इथेनॉल और इस इथेनॉल से आपको बनाना है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो कार्बन के नंबर भी बढ़ाने हैं और एल्डिहाइड ग्रुप भी लाना है। तो चलिए आपको कन्वर्ट करना है CH3CH2OH को 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में, मतलब जिसमें CH3CH2 इसमें लगा दीजिए OH, CH2 CH2 एंड CHO, ये आपको कंपाउंड बनाना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले CH3 CH2OH, दिस इज़ योर इथेनॉल। सबसे पहले इसका करा दीजिए ऑक्सीडेशन, PCC बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज़ पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। तो इसकी प्रेजेंस में हम कराएंगे ऑक्सीडेशन और बना लेंगे एल्डिहाइड CH3 CHO। ये बना लिया हमने। तो देखो इथेनॉल को PCC की हेल्प से हमने किया ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज करके बनाया हमने इथेनॉल, ठीक है। इथाइल एल्डिहाइड बनाएंगे, और अब आपको मालूम है हम कर देंगे इसका एल्डोल कंडेंसेशन। सो इट विल एंटर इनटू द एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कली NaOH। So one more molecule of CH3 CHO will participate। ये ज़रूरी नहीं है लिखना, आप इतना लिख देंगे, OH का प्रेजेंस बता देंगे माइनस का, तो वैसे ही समझ जाएंगे एल्कली की प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एंड यू विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ बनाती हूँ ना। यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CHO, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और OH अल्कोहल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सो यू विल गेट दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। 1 2 3 4 CHO के कारण ब्यूटेनल, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो इट इज़ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको हेक्सेनॉल दिया हुआ है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। देखिए जो ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है ना, ये ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होगा, और जनरली CrO3 का यूज़ किया जाता है 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल को यदि कीटोन में कन्वर्ट करना है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, दैट इज़ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो चलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल ही है हेक्सेनॉल, तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको कीटोन में। ये कर दीजिए डबल बॉन्ड O, है ना। इसमें जो आपका CrO3 होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है और क्रोमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो बनाने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये कन्वर्जन बताना था आपको। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन थैलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ NH3 फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आपको इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना था, और फाइनल प्रोडक्ट आपको मालूम है इस रिएक्शन का होता है थैलीमाइड, तो आपको थैलीमाइड बनाना था, बट मैं बता रही हूँ कैसे बनेगा। जो कंप्लीट इक्वेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 31B का 5th का आंसर है। चलिए थैलिक एसिड मतलब ये बनाया हमने बेंजीन रिंग, और इसमें लगा दिए 2 COOH ग्रुप, ठीक है। दिस इज़ योर थैलिक एसिड, ओके। थैलिक एसिड का रिएक्शन आप पहले किससे कराएंगे? NH3 से कराएंगे। जब आप NH3 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? यू विल गेट CONH2 एंड CONH4 एंड COONH4, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसका, आगे क्या बोल रहा है, ये बन गया एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसके बाद आप स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, पहले माइल्ड हीटिंग की जाती है फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सीधा अपन तो लिखते हैं हाई टेम्परेचर पर हीटिंग करेंगे, और टेम्परेचर लगभग होता है 573-75 केल्विन। एक वाटर मॉलिक्यूल इस टाइम पर रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके अपन बनाते हैं प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इट इज़ थैलीमाइड। This is your this is the final product of your reaction on strong heating, you will get thalidomide। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है।
ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट, ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये सेल का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, शी से कनेक्ट किया हुआ है हाफ सेल को, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट दिया हुआ है और लॉग 10 का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको अपने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ, बट चलिए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए था। तो देखो, तुम्हारे पास जो रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में रिएक्शन दे रही है, ये क्या बता रहा है? इस रिएक्शन को देखकर हमको पता चल रहा है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स n का वैल्यू आ गया 2। तो चलिए ईएमएफ के लिए, क्वेश्चन नंबर 32 ए का ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो रिएक्शन देखकर n = 2 मैंने बता दिया आपको। रिएक्शन आपको ये लिखना था और बताना था। तो ईएमएफ का फॉर्मूला यदि हम लिखते हैं, फॉर्मूला यूज्ड ईएमएफ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो स्पीशीज़ और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो स्पीशीज़। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का और रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन आयंस का। तो ये आपने लिखना है। अब देखो, जो रिएक्शन है ना वो कैसी है? Zn प्लस 2 H+ आयंस आपको लेने पड़ेंगे। इट विल गिव यू Zn 2+ प्लस H2 गैस। एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्योंकि हाइड्रोजन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन देंगे, क्योंकि आपने 2 मोल्स लिए हैं, तो इस कॉन्सेंट्रेशन की आप पावर लिखेंगे 2। ये आपका ईएमएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब देखिए बेटा, इसमें ये कॉन्सेंट्रेशंस तो दिए हुए हैं। 0.1 मोलर Zn आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है और 0.01 मोल्स ये H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है। बट क्या नहीं है आपके पास? E0 सेल नहीं है आपके पास। तो पहले E0 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E0 ऑफ सेल इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको मालूम है, E राइट माइनस E लेफ्ट, है ना? तो राइट साइड का सेल ये है, लेफ्ट साइड का सेल ये है। राइट साइड का जो सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? 0.00। तो यहाँ लिख दो 0.00 माइनस, कैथोड माइनस एनोड भी लिख सकते हो तुम लोग। तो कैथोड जैसा कौन एक्ट करेगा? हाइड्रोजन, शी। तो शी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 दिया हुआ है, माइनस उसमें से क्या करोगे? जो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? माइनस का साइन लगाया ये वाला, और ये वैल्यू भी माइनस में दी हुई है 0.76 वोल्ट्स। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट प्लस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू आपने निकाल ली। चलो अब कैलकुलेट करते हैं अपन। EMF इक्वल्स टू 0.76 माइनस 0.059, n का वैल्यू बता चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो लिखा 2 लॉग जिंक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं वो 0.1 मोल्स, और हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं 0.01 मोल्स। तो आपका EMF आएगा 0.059/2 लॉग, ये हो जाएगा बेटा 0.1 और ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4। ऊपर जाएगा प्लस का 4, एक डेसिमल पॉइंट हटा, तो आपको मिला log 10⁻3। आगे का लिख लेते हैं 0.059/2 माइनस 0.76, है ना? 3 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में 1 होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, माइनस इसको 2 से मैं डिवाइड करके लिख दे रही हूँ 0.0295, है ना? और मल्टीप्लाइड बाय 3 log 10, तो 3 log 10, ये log 10 हो गया 1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर। फाइनली मैं आंसर बता दे रही हूँ आपको। फाइनली आंसर आएगा 0.6715 वोल्ट्स।
दिस इज़ द EMF एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक आपको ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना था। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है इसमें? सेकेंड पार्ट दे रहा है कि स्टेट फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेटमेंट आपको लिखना था, है ना, कि इफ़ 2 or more cells are connected in series, the amount of deposited substance is directly proportional to its equivalent masses। तो W1/W2 दो मेटल्स हैं जो डिपॉजिट हो रही हैं इक्वल्स टू E1/E2। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का है। मुझे जो करवाना है वो आगे का पोर्शन है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फेराडे फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 आयंस टू क्रोमियम आयंस। ये फेराडे के टर्म्स में पूछ रहे हैं कि कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए रिडक्शन ऑफ, आपको जो आंसर लिखना है सेकंड के लिए, रिडक्शन ऑफ आपका जो क्वेश्चन है वो ये। तो रिडक्शन ऑफ क्या करना है आपको? Cr2O7 डाइक्रोमेट आयंस को आपको रिड्यूस करना है क्रोमियम आयंस में। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे फैराडे के टर्म्स में आपको बताना है। देखिए बेटा, Cr2O7 हैविंग 2 नेगेटिव चार्जेस इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम 3+ चार्जेस, है ना। अब इस केस में क्रोमियम का डाइक्रोमेट आयंस के फॉर्म में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ रहा है +6, मतलब +6 से आप कन्वर्ट कर रहे हो +3 में। 2 क्रोमेट आयंस है ना, सॉरी 2 क्रोमियम आयंस है, तो +6 से +3, एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तो 2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो टोटल जो है Cr2O7 हैविंग 2- चार्जेस, if you will provide 6 moles electrons, it get converted into chromium 3+ ions। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने फैराडे चाहिए? 6 फैराडेज आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज द आंसर, 6 फैराडेज आर रिक्वायर्ड। एंड नाउ इट इज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में फर्स्ट है द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन इज गिवन है। आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना था और अल्फ़ा फाइंड करना था, और K+ आयंस और क्लोराइड आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो उन्होंने दी हुई है। बेटा सेम क्वेश्चन मैंने अपने जो वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ सॉल्यूशन, वही वाला सॉल्यूशन यहाँ दे रही हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो हमारा। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है, मोलैरिटी दी हुई है KCl की, तो मोलैरिटी 0.2, कंडक्टिविटी दी हुई है 2.48 × 10⁻⁻²। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको? लैम्डा m कैलकुलेट करना है और अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, और ये 2 चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। चलिए क्या फार्मूला लगाओगे? लैम्डा m तो यूँ ही निकल आएगा कप्पा × 1000/m से, और वो आएगा कैलकुलेट करने के बाद 124। ठीक है, जब आप ये लैम्डा m निकाल लेंगे तो आप अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो आपने अभी निकाली है ये कितने कॉन्सेंट्रेशन पे दे रहे हैं? 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो लैम्डा MC मतलब 124 डिवाइडेड बाय लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये जो है इनको प्लस करके आएगी, ये कैसे आएगी? 73.5 प्लस 76.5 दोनों को प्लस कर देंगे। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K+ आयन एंड Cl आयंस। तो ये हमने लिखा 73.5 प्लस 76.5, सम करने पर आया, प्लस करने पर आया 150, डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा मिलेगा 0.826। यदि परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इट विल बिकम, कर ही देना 82.6%, ये अल्फ़ा आ गया, है ना।
डिग्री ऑफ डिसोशिएशन परसेंटेज में होगा 82.6। यदि इतना भी निकाल के आए तो करेक्ट है। अल्फ़ा 0.826 भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल मेरे पास ऑलरेडी वीडियो का बना ही हुआ, लिखा ही हुआ था। सेम का सेम न्यूमेरिकल, देखिए बेटा सेम न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है। और मैं कहूँ ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने उस वीडियो में 4-5 ही न्यूमेरिकल आपको दिए थे, प्रैक्टिस के लिए करवाए थे, और उन्हीं में से देखिए ये न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। अब देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है, सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन फॉर द सेल। सेल में जो ये रिएक्शन चल रही है, इसके लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी आपको फाइंड करना है। और उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है mg के लिए और cu के लिए। तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे ये। अगेन फॉर्मूला आपको मालूम है, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। सो दिस इज़ योर बी के सेकेंड का आंसर हम बता दें। ये 32 क्वेश्चन नंबर 32 के बी का आंसर है। चलिए क्या फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ये आपको फाइंड करना है। इसका जो फॉर्मूला यूज्ड आएगा, आपको मालूम है नेगेटिव साइन के साथ आता है NE0F। एफ की वैल्यू दे रहे हूँ, ठीक है। E0 आपके पास नहीं है। अच्छा, जो N है, N भी आपको फाइंड करना है। तो इस कन्वर्जन के हिसाब से देखो कि जो ऑक्सीडेशन है या जो रिडक्शन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो N का वैल्यू तो मिल गया हमको यहाँ पर 2। अब E0 कैसे फाइंड करोगे, तो E0 फाइंड करना था E राइट माइनस E लेफ्ट, या चलो इस बार लिख लेते हैं E कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना, राइट माइनस लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पर जो कैथोड जैसा एक्ट करेगा वो कॉपर, और एनोड जैसा जो एक्ट करेगा वो Mg। तो Mg का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या दे रहा है, वो माइनस साइन के साथ। हाँ, Mg के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी कैथोड का लिखना है, तो कैथोड का लिखेंगे, कैथोड का लिखना है हमको 0.34, है ना। कॉपर का लिखेंगे माइनस, अब ये लिखेंगे माइनस, और फिर माइनस में आपकी वैल्यू है 2.37 वोल्ट, है ना। तो E0 आप ऐसे निकालेंगे, तो E0 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस करोगे तो ये आएगा 2.71 वोल्ट। ये E0 आपका आ गया। चलो आप तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो दिस गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज़, माइनस साइन के साथ n का वैल्यू 2 है, E0 अभी आपने निकाला 2.71, F वो दे रहे हैं 96,500। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा विथ नेगेटिव साइन, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 523030। इट इज़, क्योंकि एनर्जी है तो जूल्स पर मोल में आएगा। थोड़ा वैल्यू छोटा कर देते हैं, किलो जूल में कर देते हैं इसको, तो किलो जूल में 123 यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं विथ नेगेटिव साइन 523.03 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 32B सेकेंड पार्ट फॉर दिस। चलिए आप थर्ड जो पार्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ सेल इज़ मरकरी सेल। तो मरकरी सेल कैसा सेल है, तो ये प्राइमरी सेल है ना। नॉन रिवर्सिबल सेल है तो आपने लिखना था प्राइमरी सेल। वाई इज़ इट इज़ मोर एडवांटेजियस देन ड्राई सेल। ड्राई सेल के कंपैरिजन में इसमें क्या एडवांटेजेस हैं, तो देखिए बेटा, जो ये मरकरी सेल है ना, इसका यूज़ किया जाता है एज बटन सेल्स, वॉचेस में, हियरिंग एड्स में, कैमराज में, कैलकुलेटर्स में ये यूज़ होता है। और ड्राई सेल के कंपैरिजन में इसके साथ जो एडवांटेज है, पहला तो ये मैं बोलूँ कि ये थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है, पहला एडवांटेज तो ये है। और दूसरी चीज़, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो लॉन्ग है। तो सेकंड एडवांटेज यदि बोलूँ तो लॉन्ग शेल्फ लाइफ है इसकी। अब फिर और भी बहुत सारे एफिशिएंसी भी आप बोल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये 2 एडवांटेजेस सफिशिएंट है। ये 1 मार्क के लिए पूछा गया था, तो कांस्टेंट वोल्टेज एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ठीक है, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, है ना। आपको रीज़न, आपको आंसर देना है इनके लिए कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस, है ना, मतलब Mn से Mn+2 के लिए द वैल्यू इज़ हाईली नेगेटिव, जबकि जो Mn+3 के लिए है वो हाईली पॉजिटिव है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न देना है।
तो चलिए, दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट, और हम आंसर दे रहे हैं फर्स्ट के फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। क्या बोल रहे हैं वो फर्स्ट के फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए कि ई नॉट फॉर Mn+2 इज़ हाईली नेगेटिव। वाई? तो बेटा Mn+2 जो होता है ना, ये Mn+2 जो होता है, इसमें एक कंडीशन क्या बोलूँ मैं, Mn से Mn+2 आने में होता है 4s2 3d5 की कंडीशन होती है। तो Mn+2 जो है इसमें क्या कंडीशन है, 3d5 की कंडीशन है, और 3d5 की कंडीशन है सो क्योंकि यह हाईली स्टेबल है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ d5 ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड है ना ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, तो इसीलिए जो ई नॉट वैल्यू है इस कन्वर्जन के लिए वो हाईली नेगेटिव होती है, क्योंकि इससे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है हमारा Mn। अब सेकेंड उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि ई नॉट फॉर Mn3+ इज़ हाईली पॉजिटिव। हाईली पॉजिटिव का मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो Mn+3 कैसे बनेगा, 3+ कैसे बनेगा? इस कन्वर्जन में क्या होता है, आपका जो 3d5 है ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है 3d4 में। तो क्या तैयार होगा आपका Mn एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, Mn+3 बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। सो दैट्स वाई इस कन्वर्जन के लिए क्या है, लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ रिक्वायर्ड, है ना। बहुत सारी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस कन्वर्जन के लिए फॉर 3d5 टू 3d4 चेंज। तो यदि ये चेंज आपको करवाना है ना, वो तैयार नहीं है क्योंकि स्टेबल है वो। सो दैट्स वाई अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यदि बनाना है तो आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई ई नॉट फॉर दिस फॉर Mn+3 इज़ हाईली पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, सेकेंड जो स्टेटमेंट है, एक्टिनॉइड्स शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी तब शो करता है जब उसके जो वैलेंस शेल के या जो सब शेल्स हैं उनमें एनर्जी गैप बहुत कम होती है। तो हमारे जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना उसमें होता है 5F, है ना, 5F 6D एंड 7S। इन सब शेल्स की these subshells have very small energy gap. So due to the small visible है, अच्छा सुन लीजिए आप, small energy gap between 5F 6D and 7S subshells. So that's why क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है इनके बीच में, तो इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो 1 या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। जैसे ही उसमें D भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। तो आंसर है ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द सबशेल्स 5F 6D एंड 7S। नेक्स्ट जो है, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में होते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, क्योंकि इनके पास होते हैं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो पार्शियली फिल्ड इसके मतलब इसके पीछे जो रीज़न है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सो दे मेक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करना था। मैंने यही लिख दिया है, चलिए ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो इक्वेशंस दी थी ना, ये KMnO4 की के जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसके लिए दी हुई थी। ये एसिडिक मीडियम में दी हुई है बेटा, और ये जो है ये बेसिक मीडियम में दी हुई है, ये वाली जो रिएक्शन है। तो कंप्लीट द इक्वेशन था, मैं यहीं कंप्लीट कर दे रही हूँ इक्वेशंस को। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट करके इसका आंसर यहाँ लिख दे रही हूँ। एरो के बाद में आपने जो लिखना था ना वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। तो एरो के बाद कंप्लीट करके आपको लिखना था 2Mn हैविंग 2+ चार्जेस। लाइए इसी में लिख देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं।
विजिबल भी नहीं है। तो इस इक्वेशन के लिए ना केवल आंसर बता रही हूँ, क्या एरो लिखा मैंने, आगे आपने क्या लिखना था, कंप्लीट कैसे करना था। Mn आयंस आपने बनाने थे, इसके बाद आपने लिखना था सल्फेट आयंस, और इसके बाद आपने वाटर बनाना था। तो सल्फाइड को सल्फेट आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन टू सल्फेट का एग्जांपल है ये। सो इट इज़ इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ये लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको केवल ये इतना इक्वेशन लिखना था। चलिए सेकंड के लिए देखें कि 2MnO4 आयंस प्लस वाटर प्लस आयोडाइड आयंस, तो ये बेसिक मीडियम का हमारा इक्वेशन है KMnO4 के लिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए। तो प्रोडक्ट आपके यहाँ क्या लिखना था आपको, प्रोडक्ट आपका बनेगा IO3 1 नेगेटिव प्लस 2MnO2 प्लस 2 OH-. So this is the answer for your second question. Complete the ionic equations. And finally we are on the last question of your set 2 chemistry paper. तो जो 33 का B पोर्शन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थ्योरी से क्वेश्चन है, DNF से ये क्वेश्चंस है। नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज फॉर विच द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आर क्वाइट हाई। तो ऐसी 2 मेटल्स हैं जिनके लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। एक तो आपका जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नहीं देता है, 3D10 का इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो इट इज़ 3D10, यही लिख दे रही हूँ। और दूसरा आपका जो मेटल है वो Mn है ना। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास जो कंडीशन आ जाती है 3D5 की कंडीशन आ जाती है। तो जिंक और Mn फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल्स के कारण थर्ड IE बहुत हाई होती है, और Mn हाफ फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स के कारण इसकी थर्ड IE वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो इन दोनों में यदि मैं बोलूँ तो पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है वो K2MnO4 का होता है, क्योंकि इसमें Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, जबकि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। इसका सारा ही जो d ऑर्बिटल है 3D 0 की कंडीशन है, यहाँ पर 3D 0 की कंडीशन है, नो इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं d में, तो मैग्नेटिक नेचर नहीं आएगा। और यहाँ पर Mn +6 कंडीशन में है, तो इसके पास कैसी कंडीशन है, 3D1 की कंडीशन है इसके पास में। एक इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है, राइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सबसे अच्छा है कि 3D जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर होती है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट भी बहुत डिफिकल्ट है, ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट्स को आपस में सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है ना, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। तो जो भी आपने इसमें आंसर लिखा। नेक्स्ट जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ डू यू प्रिपेयर पोटेशियम मैग्नेट फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। भाई इसके लिए क्या करूँ, यहीं दे दूँ इक्वेशन आपको, कैसे बनाओगे पायरोल्यूसाइट ओर से। तो हमारा पायरोल्यूसाइट ओर होता है MnO2 के फॉर्म में, दिस इज़ योर ओर है ना। अब इसको क्या करोगे, अल्कली के साथ फ्यूज़ कर दोगे और ऑक्सीजन का सप्लाई दोगे, तो आपको मिलेगा 2 पोटेशियम मैग्नेट प्लस यू विल गेट K2MnO4 प्लस यू विल गेट OH2 है ना। पोटेशियम हाँ मैग्नेट पूछा हुआ है, सो यू विल गेट K2MnO4, दिस इज़ योर ओर एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड मटीरियल। तो इसके साथ आप फ्यूज़ कर देंगे। व्हेन वी फ्यूज़ pyrolusite ore with alkali and in the presence of oxygen it will give you potassium magnate. Now the last question है ना, why is the ability of oxygen is more than fluorine to stabilize the higher oxidation state of transition metals है ना। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड्स में अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड्स। तो बेटा ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बना सकता है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। सो ड्यू टू द एबिलिटी टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्ड विथ मेटल, दैट्स वाई ट्रांजिशन मेटल शो
या ऑक्सीजन हैज़ हाई एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो रीज़न जो की वर्ड आएगा इसमें, की वर्ड आएगा इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विथ मेटल्स, और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। So beta, these are the answer, complete answer key for your CBSE chemistry class 12th paper set 2, and set was 56 7 sorry set 3 sorry if I am saying set 2 तो करेक्ट करिएगा, set 3 है ये हमारा। देखिए ये हर पेज पर ये सेट नंबर है, तो ये set 3 के लिए ये आंसर है। set 2 और set 1 के जो MCQs हैं उनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए यार। बहुत मेहनत लगी है ये आंसर्स को एक्सप्लेन करने में, वीडियो बनाने में, और मुझे ही मालूम है कितना टाइम लगा है मुझे इस वीडियो को शूट करने में। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को आप वीडियो शेयर करके थोड़ा सा उसको सपोर्ट करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।